इतिहास ये भली बात आप सबको सब जानते हैं। और कुछ लोगों का आग्रह था कि इस विषय को उजागर किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। इसलिए उन लोगों का आग्रह था कि लिखित रूप से सारे देश भर के सर्वोदय और गांधी जनों के पास ये चीज जाना चाहिए। तो आप लोगों के पास इसके लिए एक श्वेत पत्र के नाते से हम लोग बनाया है और जो सच है उसको ही इसमें दिखाने का प्रयास किया इतिहास का। और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो था रमेश ओझा जी का और प्रदीप खेलुलकर जी का, लेकिन रमेश जी तो आए लेकिन अभी सभा में पहुँच नहीं पाए, इसलिए इसका बाकी जो लोग हैं आ रहे अच्छा उनके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन तब तक हाँ, पत्रिका जो है सर्वोदय जगत पत्रिका, इस बार का जो अंक है इसको हम विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। प्रेम प्रकाश जी आप आइए और हाँ खड़े हो जाइए। ये सर्वोदय जगत को आगे और ले जाने में आपका सहयोग, इसको प्रचार प्रसार में आपका योगदान है। रमेश भाई आपको इंतजार था, आप भी आ जाइए। एक कॉपी हो और सभी से निवेदन यही है कि आप लोग इस सर्वोदय जगत पत्रिका का ग्राहक बने और बनाने में सहयोग दें, बनाने में भी सहयोग दें। तो यही अपेक्षा आपसे रखते हैं। इतना नरम आ रहा है कि फलों में मिल जाएगा। बढ़ा है इस बीच में, ये सर्व सेवा संघ के कठिन दौर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इस को हम सब लोगों को संबल और बल देना है और इसको हम लोगों ने 500 रुपये की वार्षिक अनुदान रखा है, सदस्यता शुल्क नहीं। ये हम लोग के अनुदान और हम लोग के सहयोग से पत्रिका चलेगी। तो हम सभी को जो है वो कूपन भी हम लोगों ने छपवाया है, वो कूपन ले सकते हैं और सदस्य खुद भी बने और बनाएं, क्योंकि ये हमारे वैचारिक टूल की तरह से है। तो आप लोगों से अपील है कि जिन्होंने सदस्यता नहीं ली है या डोनेशन देके वो 1 साल का डोनेशन वाला जो स्लिप जिनके पास नहीं है वो दें। इसका
इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी हम लोग रिलीज करते हैं। वो कुछ लोगों को भेजा जाता है, वो अपने तक सीमित न रहे, उसको अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, क्योंकि पत्रिका सिर्फ कोई व्यवसाय के लिए नहीं है, ये अधिक से अधिक विचार के लिए है। जिनके पास भी ये फॉरवर्ड होके जाता है एक विधि के बाद, वो कृपया इसको अधिक से अधिक अपने संगी साथियों परिजनों में फॉरवर्ड करें, वहाँ तक प्रचार प्रसार करें। अब मैं आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए इस सभा में स्वागत करते हैं। और आज जो विषय है वो है वर्तमान परिस्थिति और हमारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए कुछ साथियों को हम आमंत्रित करेंगे। उनका नाम मैं पहले बता देता हूँ, वो तैयार रहेंगे। साथी विश्वजीत है उड़ीसा से, विनोद रंजन है बिहार से, सत्येंद्र सिंह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, मदन मोहन वर्मा है, रमेश ओझा है। तो ये कुछ नाम है। उत्तम भाई परमार जी का नाम है। तो और सबके लिए 8 मिनट का समय होगा रमेश ओझा के अलावा। तो ये फतेह चंद जी हैं कोटा से, और सवाई सिंह जी हैं। ये नाम हमारे पास में है। 11 बजे तक का समय है, इसलिए आवंटन समय का उसी अनुसार होगा और उसका हम लोग पालन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आलेख तैयार हुआ है, एक आधार पत्र है। वो कोई प्रस्ताव नहीं है जिसको हम सबको पारित करना है, वो मात्र एक दिशा निर्देश है। हम चर्चा को एक दायरे में रखने की दृष्टि से वो आधार पत्र है, तैयार किया गया है। उसको तारकेश्वर जो हमारे सर्व सेवा संघ से जुड़े एक समर्पित कार्यकर्ता है, उनको हम आमंत्रित करेंगे कि वो पढ़ देंगे। उसका 2 भाग है, एक विवरण का है और एक कार्यभार टास्क क्या है इस पर है। ये टास्क वाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवरण उसमें जितना लिखा गया है उससे भी ज़्यादा आप जानते हैं। तो ये उस पर हम लोग कम जोर देंगे, असल जोर ये देंगे क्योंकि अगला सत्र कार्यक्रम का है। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ें, इस हिसाब से हम लोग को अपना वक्तव्य देना है। कुछ विश्लेषण हो सकते हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, ये जो नाम है इसमें पुतुल जी है उत्तर प्रदेश से, वो भी तैयार रहेंगे। तो ये 8-9 लोगों का नाम है। हमारे पास जो समय है उसके अंदर हमको इसको संपादित करना है। तो मैं तारकेश्वर जी से निवेदन करता हूँ कि आके वो पढ़े। प्राकृतिक संसाधनों की लूट, बेरोजगारी, महंगाई, सरकार संपोषित पूंजीवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करने का सामूहिक संकल्प। समाज, देश या राष्ट्र के सामने कभी कभी ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियाँ आ जाती है जिसका सामना असाधारण सूझ, जागरूकता एवं सामूहिक संकल्प के द्वारा ही किया जा सकता है। हमारा देश आज ऐसी ही चुनौतियों के समक्ष खड़ा है। वर्तमान केंद्रीय सरकार एवं दक्षिणपंथी प्रतिगामी विचारधारा से परेशानी केंद्र व कई राज्य सरकारों की कार्रवाइयों के चलते स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित एवं सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। मानवीय और प्राकृतिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, न्याय के अवसर सीमित हो रहे हैं और राज्य की संस्थाएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग पर विपक्ष एवं विरोधी दलों की सरकारों को केंद्र का ऋण या तो गिराया जा रहा है या फिर उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विपक्ष भी एक तंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था आरएसएस और भाजपा सरकार के एजेंडे पर है। सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और आम जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों के सहारे जेलों में भर्ती किया जा रहा है। मजदूरों, किसानों, युवाओं और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों को शिथिल किया जा रहा है या फिर बदला जा रहा है। जनता के संघर्ष के द्वारा यूपीए सरकार के समय हासिल
हासिल अधिकारों, भू अर्जन कानून 2013, सूचना अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून 2005 निष्प्राण कराने की कोशिश जारी है। 3 कृषि कानूनों के जरिए खेती किसानी के कार्पोरेटीकरण करने की साजिश को किसानों ने अपने जीवन के संघर्ष के बल पर निरस्त करने में सफलता पाई, लेकिन इस बार गेहूं की कम खरीद कर सरकार ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। सेना को युवा बनाने के जुमले पर अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजना लाई गई है। युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को हल करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यह पूरी तरह जुमलों में तब्दील हो चुका है। युवाओं में व्यापक निराशा और क्षोभ अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद व्यापक तोड़फोड़ के रूप में प्रकट हुआ है। सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण के जिम्मेवारियों से सरकार अपने को अलग कर रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं का आवंटन कम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड काल में मनरेगा योजना ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी योजना के रूप में रही है। जहाँ एक और युवा बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहा है, तो आम जन महंगाई से ग्रस्त है। महंगाई दर लाल निशान के ऊपर चल गया है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आमदनी घट रही है और दूसरी ओर महंगाई ने साधारण लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। गैस, पेट्रोल, डीजल आज की कीमतें आसमान छू रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेजों के फीस बढ़ाए जा रहे हैं और अस्पतालों की लूट को हम सभी ने कोविड काल में अच्छी तरह से देख लिया है। यह दौर दो उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का दौर है। वर्तमान केंद्र सरकार इस लूट का मार्ग प्रशस्त कर रही है। शास्त्रीय पूंजीवाद के स्थान पर सरकार संतोषी पूंजीवाद की नीति अपनाकर चिन्हित व्यापारियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। सरकार चुनिंदे पूंजीपतियों के प्रवर्तक के रूप में कार्यरत है। रेलवे, एयरपोर्ट और नौ परिवहन पर एक ही व्यक्ति काबिज होता जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद और नीति निर्देशक तत्वों का खुला उल्लंघन है। विगत दिनों विभिन्न राज्यों में आयोजित चुनाव परिणामों को लेकर भी संदेहजनक स्थिति का निर्माण हुआ है। चुनाव में पहले से भी जाति, धर्म, समीकरण, धन और बहुबल का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का करना हाल में ज़्यादा मुश्किल हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका भी एक विशेष दल और उसके गठबंधन के प्रति झुका है। संसदीय जनतंत्र चुनाव महत्वपूर्ण है, परंतु नतीजों का रैंकिंग एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के डिस्कोर्स बदलने की लगातार कोशिश हो रही है। अब जनता के मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और अधिकार की बातें गौर की जा रही है और धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने से संबंधित मुद्दों को वैचारिक पटल पर प्रमुखता से लाया जा रहा है। प्रगतिशील शक्तियाँ भी इन मुद्दों के इर्द-गिर्द प्रस्ताव के लिए विवश हो रही है। इस प्रकार के विचारात्मक काम में मीडिया की भूमिका नकारात्मक और विध्वंसकारी है। हर ऐसे मुद्दों को उन्मादी आवेग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लव जिहाद, 3 तलाक, हिजाब, तबलीगी जमात द्वारा कोरोना प्रसार, जनसंख्या विक्षोभ आदि ऐसे ही मसले हैं। इनके द्वारा घृणा और जुड़ाव की प्रवृत्तियों को बढ़ाया जाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को दोष बनाया जाता है। एक वैचारिक समूह द्वारा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद संविधान की संरक्षक इकाई न्यायपालिका को दोगला किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तक नियंत्रण का वादन पहुंच गया है। तीस्ता सितलवाड़ और हिमांशु कुमार पर जिस तरह से जुर्माना और मुकदमे की तारीफ की गई है वह हैरत अंगेज है। दी नहीं विपन्न विजय माल्या पर 2000 का और धनाढ़ सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपए के जुर्माने के द्वारा कोर्ट ने अपनी न्यायप्रियता का डंका बजा दिया है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद तथा राफेल डील का फैसला इसी कड़ी में है। धारा 370, 35A तथा पेगासस मामले में न्याय का विलंबीकरण अभ्यास नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी विचारधारा पर आधारित सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना का प्रयास निरंतर तेज होता जा रहा है।
संसदीय विपक्ष और जन विपक्ष को खत्म करने के नमूने रोज नजरों में आ रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी कोई नहीं बल्कि मेधा पाटकर जैसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी फर्जी मुकदमों में फंसाकर किनारे करने की साजिश हो रही है। असहमति और विरोध की हर आवाज को दबाया जा रहा है। असंसदीय शब्दों का ताजा सूची के द्वारा आलोचना की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। संसद परिसर में अब कोई धरना प्रदर्शन उपवास नहीं होगा, अर्थात सरकार के विरोध में कोई कार्यक्रम न तो संसद के अंदर कर पाएंगे और न बाहर। याद करें, किसानों को दिल्ली आने से रोका गया था, उनके रास्ते में कीड़े डाले नहीं थे, कटीले तारों के बाड़ लगाए गए थे और गड्ढे खोदे गए थे। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ की राजनीतिक संरचना फेडरल है, लेकिन इस बीच संघीय स्वरूप को भी कई आघात लगे हैं, जिसमें से एक है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली। कई प्रकार के टैक्स पहले राज्य सरकारें वसूल करती थी, पर अब बिक्री कर समेत कई कर है जो अब केंद्र सरकार द्वारा वसूली की जाती है। वन नेशन वन टैक्सेशन के नाम पर प्रांतीय सरकारों के दायित्व और अधिकार का केंद्रीकरण कर लिया गया है। इसमें से प्रांतीय सरकारों के हिस्से जो कर की राशि उन्हें मिल जानी चाहिए, उसे केंद्र सरकार रोक देती है। खासतौर पर ऐसा बर्ताव विरोधी दलों के प्रांतीय सरकारों के प्रति होता है। इस तरह से प्रांतों के अधिकार अब केंद्र सरकार की अनुकंपा का मोहताज हो गई है। यहाँ यह दिलचस्प तथ्य बताना उचित रहेगा कि उस राज्य सरकारों ने भी कर वसूली के अपने अधिकार को केंद्र सरकार को खुशी खुशी सौंप दिया था। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए तुगलकी लॉकडाउन की घोषणा भी प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का आक्रमण था। तो हम क्या करें? उपरोक्त विवरण को पढ़कर जानकर कोई भी सचेत और संवेदनशील व्यक्ति दबाव में आ सकता है, निराशा भी हो सकता है। हालांकि आप सभी इन परिस्थितियों से अनजान नहीं हैं, पर क्या गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के विचारों से प्रेरित जमात को दबाव में आने या विराज होने का है? कतई नहीं। चुनौतियां चाहे जितनी कठिन हो, हम समुचित दृढ़ता के साथ उसका सामना करने का संकल्प करते हैं, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी बदले की भावना के। बाकी समाज बहुवादी है, उसे एक रूप बनाने की कोशिश विकृतियों और प्रतिक्रिया को जन्म देगी। इसलिए हमारे समुदाय, संस्कृति, भाषा, धर्म को सम्मान देना, उसके लिए माहौल बनाना, उसके विकास का अवसर निर्मित करना हमारा कर्तव्य है। सर्वधर्म समभाव हमारे इस विचार को अभिव्यक्त करता है। भारत में कई धर्म है, पर उसमें न कोई छोटा है न बड़ा है, भले ही उसकी संख्या कम या ज़्यादा है। उसे अपना समझना, उसके प्रति सद्भाव रखना गांधीवादी परंपरा की विशिष्टता है। हमें आज इस सूत्र पर फिर से जोर देना है और समाज के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सर्वधर्म प्रार्थना को एक अभियान बना देना है। हम यह भी देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता को धर्म का विरोध बताया जा रहा है, परंतु सर्वधर्म समभाव जहाँ समाज को जोड़ने की नीति है, वह धर्मनिरपेक्षता राज्य की नीति है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अपना निर्णय धर्म विशेष के प्रति जुड़ाव या लगाव के आधार पर नहीं करेगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म एक निजी मामला है। नागरिक किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए भी स्वतंत्र है। इसी के साथ हमें परंपरा के नाम पर चली आ रही सामाजिक कुरीतियों, कर्मकांडों और पाखंड को दूर करने का भी अभियान चलाना है। हमें सामाजिक श्रेष्ठता के प्रति चिन्ह को वर्धित करना है। हमारे समाज में मृत्यु भोज के रूप में एक जघन्य प्रथा कायम है। इसका क्या औचित्य है? हमारे ग्रामीण समाज में मृत्यु भोज की अनिवार्यता साधारण लोगों के ऊपर एक भारी आर्थिक बोझ के रूप में। क्या समाज सिर्फ पूजा पाठ से श्राद्ध कर संपन्न नहीं कर सकता है? हम यह भी देखते हैं कि किसी नौजवान की असामयिक मृत्यु के बाद भी श्राद्ध भोज का आयोजन होता है। एक संवेदनशील समाज कैसे किसी युवा की मृत्यु पर भोज खा सकता है? हमें ऐसी निष्ठुर प्रथाओं का डटकर विरोध करना चाहिए। कम से कम हम इसका भोज का वर्जन तो जरूर करना चाहिए। समाज सुधार, धर्म सुधार की हमारे देश में एक गौरवशाली परंपरा रही है। हमें भी इन सुधारों को जारी रखना है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस संदर्भ में हमारी शिथिलता से ही नकारात्मक प्रवृत्तियों को बल मिला है।
इस प्रसंग में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि विनोबा जी ने कहा था यह युग धर्म और राजनीति का नहीं बल्कि रूहानियत और विज्ञान का है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही विलासता और विध्वंस के साधन भी जुटाए हैं। विज्ञान की दिशा तो रूहानियत तय करती है, मानवीय नैतिक मूल्य निर्धारित करते हैं। विज्ञान के आविष्कारों से ज़्यादा जरूरी है मनुष्य का वैज्ञानिक चिंतन। इस चिंतन प्रक्रिया से सत्य को परखने तथा परिस्थितियों के अवलोकन का सामर्थ्य विकसित होता है। साम, दाम, दंड और भेद राजनीति के 4 गुण माने गए हैं। वास्तव में गुण नहीं अवगुण है। राजनीति का और एक सूत्र प्रचलित है कि इसमें सब कुछ जाएगा, लेकिन गांधी जी ने राजनीति में सत्य, अहिंसा, पारदर्शिता, शुचिता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को स्थापित किया। आज की पतनशील राजनीति को फिर से इन मूल्यों की बुनियाद पर पुनर्गठित करने का दायित्व इस जमात पर है, पर यह तब संभव होगा जब समाज भी इन मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए हम राजनीति से बेरुखी का संबंध नहीं रख सकते। यह एक वास्तविकता है, इसे हमें दिशा देनी है, लेकिन राज्य सत्ता मुखी राजनीति नहीं, जनसत्ता मुखी राजनीति के द्वारा। जनसत्ता की इकाइयों को मजबूत कर, ग्राम सभा, पंचायती राज को सशक्त कर, जनमत को जागरूक और संगठित कर हम इस लक्ष्य की दिशा में आगे जीवन और मनीष आप डिस्टर्ब माफ कीजिए। आज पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण के बजाय राज्य का विस्तार के रूप में अस्तित्व में है। इसे सही मायने में जनता की इकाई के रूप में कायम करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सक्रियता और भागीदारी ही इसकी सफलता का मानदंड है। आधिकारिक भागीदारी संपन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही आज के राजनीतिक माहौल को बदलना संभव है। जब किसी सर्वसत्तावादी राजनीतिक विचारधारा को राज्य सत्ता का संबंध मिल जाता है तो वो बेलगाम, निरंकुश और उन्मत्त होता है। ऐसी स्थिति में इस विचारधारा से संचालित दल को सत्ता से बेदखल करना भी तात्कालिक दायित्व है। हम इस दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत आज युवाओं का ही नहीं बल्कि युवा बेरोजगारों का देश बनकर रह गया है। युवाओं के श्रम और उत्पादन की प्रक्रिया से विच्छिन्न हो जाने के कारण उन्मत्त गंभीर रिक्तता एवं अवसाद का निर्माण कर रहा है। युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति इसी बात का संकेत है। इससे समाज में अवांछित गतिविधियों के बढ़ जाने का खतरा है। इसलिए युवाओं के नियोजन की समग्र योजना बननी चाहिए। नौकरी के द्वारा हर किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, परंतु रिक्त पदों पर बहाली तो हो सकती है। हर युवा को श्रम और उत्पादन से जोड़ना अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता तदनुसार उसके पुनर्गठन पर निर्भर करता है। खेती, खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, छोटे व्यवसाय आदि को नीतिगत स्तर पर प्रश्रय तथा सहयोग प्रदान करना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र के विकास पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। सर्वोदय जमात कभी भी सिर्फ प्रतिक्रिया करने वाला समूह नहीं रहा है। रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज में वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण के प्रयासों की हमारी एक समृद्ध परंपरा रही है। गांधी जी के 18 रचनात्मक कार्यक्रम आज भी मार्गदर्शक की भूमिका में है। विनोबा जी द्वारा प्रेरित बुरान एवं ग्रामदान के द्वारा सहयोग का अतुलनीय प्रयोग हुआ है। समत्व और सहयोग हमारे रचनात्मक कार्यक्रम के मूल चालक शक्ति है। इसी तरह खादी गांधीवादी सर्वोदय समूह की प्राण शक्ति है। खादी विचार भी है और व्यवहार भी है। यह वस्त्र के संबंध में आत्मनिर्भरता का अभियान है। शोषण से मुक्ति का सहयोग रहा है। हाथ से कटा हुआ और हाथ से बुना हुआ ही खादी है, परंतु आज खादी को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। खादी कमीशन के द्वारा खादी संस्थाओं को इस पर आप चर्चा करेंगे। इसमें 2 मिस्टेक मैंने छूट हुई है, जिसको आप लोग जोड़ लेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। एक तो जब इसको हम लोग फाइनल करके प्रकाशित करेंगे तब उन चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा। एक तो ये जो विश्व गुरु है का संकल्प है, ये हम विश्व गुरु नहीं, हम विश्व मित्र की बात करते हैं। ये सर्वोदय धारा को इस कोई भी विश्व गुरु की बात हम नहीं, विश्व मित्र की बात करेंगे, जय जगत की बात करेंगे। तो ये इसमें छूटा है, इसको
बात है कि धर्म राज्य की जब स्थापना होती है तो सबसे ज़्यादा कहर महिलाओं के ऊपर गिरता है। हम तालिबान का धर्म राज्य देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उनको पढ़ने तक रोका जा रहा है। सारे संस्कृति की गलत परंपराएं और प्रथाएं महिलाओं पर लादी जाती है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो एक सामाजिक पारंपरिक पुलिसिंग हो रहा है, सोशल पुलिसिंग जिसको कहते हैं, वो महिलाओं के ऊपर ही कहर कर पाता है। तो इस प्रसंग को भी यहाँ जोड़ना है। हम महिलाओं की आज़ादी, गरिमा और सम्मान का पूरा सम्मान करते हैं और उनके बराबरी के हक को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये इसमें जोड़ा जाएगा, इसको आप जुड़ा हुआ मानिए। सर्वोच्च संघ के अध्यक्ष जी, आदरणीय मंच और साथियों, आपकी परिस्थिति के बारे में मुझे कहने के लिए कहा गया। मैं थोड़े में आपकी क्या परिस्थिति है वो रखूंगा और उसका समाधान का रास्ता भी बताऊंगा। आज देश को अगर देखा जाए तो 3 बड़ी समस्या से देश जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो आपके युवा जूझ रहा है उससे। दूसरी है महंगाई, तीसरी सांप्रदायिक। अगर बेरोजगारी को देखेंगे तो भारत सरकार की जो स्थिति है उसको अगर आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि 2019 में जो बेरोजगारी की स्थिति थी, भारत सरकार की जितनी पद है, जो सरकारी नौकरियां जो है, इसमें से हर 5 लोगों में से 1 पद खाली था। लेकिन अभी का जो है स्थिति जो है, इसमें आप अगर देखेंगे तो भारत सरकार के जितनी नौकरियां हैं उसमें से 66 लाख पद खाली हैं और देश में युवा जो है वो बेरोजगार है। और ये जो बेरोजगारी दर जो भारत में है, इसमें आप अगर देखेंगे 15 से 29 साल के युवा जिनको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है, उसमें से बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है और वो है 20%। 20% 15 से 29 उम्र के बच्चे जो है बेरोजगार हैं। पिछले जनवरी से फरवरी तक, 2022 जनवरी से फरवरी तक की जो स्थिति देखेंगे तो बेरोजगारी दर जो भारत का है वो 1% 53% बढ़ा। एक महीने में 1.53% बेरोजगारी का जो दर है वो वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि देश में अगर हर महीने 1.5% बेरोजगार होने जा रहे हैं तो भारत की स्थिति, भारत की जो नीति निर्धारक है वो अभी बहुत परेशान में है। भारत सरकार को कितनी परेशानी है मुझे मालूम नहीं। अभी इस सारे मसले से फल निकालने के लिए भारत सरकार ने युवाओं को एक लुभाने के लिए अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना को अगर आप देखेंगे, जिस तरह से भारत के जो सैन्य बल है उनका संख्या है 12 लाख, और जिस तरह से 4 साल की नौकरियां ये देंगे, आगे जाके 2030 से 2032 तक 6 लाख इस तरह से 4 साल वाले नौकरी वाले सैन्य बल होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का जो सेना जो है, ये सेना को प्राइवेटाइज करने का, इसमें जो 4 साल वाले लोगों की संख्या इतना बढ़ा देंगे कि हमारा जो सेना है वो विफल होगा आगे जाके लड़ाई। और ये जो 6 लाख लोग 2030-32 तक जो निकल के आएंगे, लेकिन वो तो भारत में रहेंगे, वो करेंगे क्या? मुझे याद आ रहा है 1990 में मनमोहन चौधरी जी जो सर्वोच्च संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा था कि हमारे देश में प्राइवेट आर्मी बनेगी। ये जो लोग निकल के आएंगे 6 लाख लोग वहां से, ये इस देश में कॉर्पोरेट के लिए प्राइवेट आर्मी बना। और इस देश में एक तरफ हम लोग और एक तरफ के प्राइवेट आर्मी के साथ कॉर्पोरेट, उस समय की जो परिस्थिति बनेगी इस देश का, ये आज से इसको कल्पना करने की जरूरत है और उसके खिलाफ लड़ने की भी जरूरत है। देश की महंगाई का जो स्थिति है ये सभी को मालूम होगा। अगर उसको आंकड़े के हिसाब से देखा जाए, हमारे देश में मुद्रास्फीति जो है 15% और 15.88% बढ़ता जा रहा है। और ये बाकी हमारे चारों तरफ जितने देश है, श्रीलंका को छोड़कर कहीं ऐसी स्थिति नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे देश में सब्जियों का कीमत
लगभग 7% सिर्फ सब्जियों का दर में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं में 11% बढ़ोतरी हुई है। बिजली और पेट्रोलियम पदार्थ में 41% वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि देश किस तरह की महंगाई के मार्ग दशा रहा है। देश का जो क्या कहते हैं लोन जो है, देश का लोन कितना बढ़ गया है। IMF ने हमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो एक सीमा दिया था, सीमा निर्धारित किया था कि आपने GDP से 60% आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 87% कर्जा ले चुके हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो श्रीलंका जो हमारे नजदीक में भौगोलिक दृष्टि से, हम आर्थिक दृष्टि से भी श्रीलंका के नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी हमारा इतना बड़ा बाजार है, अपना खुद का बाजार है, इसीलिए हम टिके हुए हैं। नहीं तो श्रीलंका से बदतर स्थिति हमारे होने जा रहा है और ये भारत सरकार को कहीं पता नहीं चल रहा। भोग के हिसाब से अगर देखा जाए, हमदर्द के हिसाब से अगर देखा जाए, इस दुनिया में जो 116 देशों में से हमारा नंबर जो है 101 नंबर है। हम लोग विश्व गुरु जरूर बन गए हैं भूख के हिसाब से, क्योंकि हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं और 116 नंबर 101 में हम लोग 2021 में हैं और 4-5 साल में हम 116 नंबर में पहुंच जाएंगे। उसमें जरूर हम विश्व गुरु हो सकते। हमारे देश में 20% बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं। हमारे देश की स्थिति और एक मसले में सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में है, वो है कम्युनलिज्म। हमारे देश में हर महीने 58 सामुदायिक दंगे हुए हैं। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां सामुदायिक दंगा बढ़ता गया है और वहां का जो स्थिति है 85%, वहां इस 8 राज्यों में देश में जितनी दंगा हो रहे हैं उसमें 8 राज्यों में 85% ज्यादा दंगे हुए हैं। वो है बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य। तो जिस तरह से आप अगर देखेंगे देश की जो परिस्थिति है, अगर 3 मसले में हम देखें तो ये तीनों मसले में हम लोग देश को एक दूसरे दुनिया के तरफ लेते जा रहे हैं। और हमारे जो भारत सरकार जो है, भारत सरकार लोगों को लुभाने वाले बहुत सारी बातें कहते हुए लोगों को सांप्रदायिक बना रहे हैं, लोगों को भूखे बना रहे हैं और लोगों को बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को मजबूती से हम लोगों को एक जोरदार मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ सर्वोदय ही ऐसा मंच है जिन्होंने इस तरह की समस्याओं का समाधान कई बार निकाला है। जिस देश में आजादी के बाद कुछ राजा जमींदारों के पास जमीन था और भूमि लोगों की संख्या थी, उस समय भूटान रामदान आंदोलन के जरिए इन्होंने ये समस्या का हल निकाला। उसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर के सर्वोदय आंदोलन ने ही संपूर्ण क्रांति का समाज बनाने की कोशिश की। आज भी सर्वोदय आंदोलन को एक बड़ी लड़ाई सत्य और अहिंसा के रास्ते से लड़ने की जरूरत है। मैं ये भी कह सकता हूँ, आज अगर आप देखेंगे, आप 5 साल की गुजरात को देखिए, 5 साल पहले की गुजरात को देखिए, 5 साल हमें एक 5 साल पहले के गुजरात में ये जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। लेकिन आप गुजरात के गांव में जाइए, आप गुजरात में भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। किसी पार्टी के बैनर पे नहीं, अपने बल को लोग उठा रहे हैं। तो इसका ही मतलब होता है पूरा देश ये जो प्रधानमंत्री जी और उनका नीति, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। सिर्फ हम लोगों को उनको हवा देना है, उनको एकजुट करना है, और अगर हम एक बार एकजुट कर पाए तो इस देश में फिर तीसरी आजादी की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। धन्यवाद। और अगले बार मैं रमेश ओझा जी को बुलाऊंगा। रमेश ओझा जी यही बैठे हैं, लेकिन विनोद रंजन जी आए और आने जाने का समय को बचा लिया जाए तत्परतापूर्वक। और उसके रमेश ओझा जी के बाद पुतुल जी बोलेंगे और समय का ख्याल रखें। और एक बात ये भी है कि अगले जो बच जाएंगे या और जो बोलने के इच्छुक हैं, अगले सत्र में भी उनके लिए स्थान है। जो सूची बच जाएगा हम
रमेश दाने जी को उसको अग्रसारित करेंगे। विनोद रंजन मंचासी वरिष्ठ हैं और मित्रों, अभी विश्वजीत साथी ने पूरा विश्लेषण रखा और हम उस बात को नहीं रखेंगे जो उन्होंने बोला, न हम करेंगे। जो वर्तमान स्थिति अभी है हमारे बीच में, जो पिछले 4-5 से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे संगठन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले दिन अगर थोड़ा सा हम लोग पिछले लोकसभा के चुनाव से अगर जाए अब तक, तो देश में कई हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, कई आंदोलन हुए, जैसे कि सीए का आंदोलन, किसानों का आंदोलन। आज इस ढंग से किसानों का आंदोलन को कुचला गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सर्वोदय समाज की बहुत बड़ी चुनौती का सवाल था। मित्रों, सांप्रदायिकता का सवाल है, तो केवल हम यहाँ पर विश्लेषण करें, चर्चा करें, हमको लगता है कि हमको बहुत लंबा बात नहीं रखे, हमको सीधे कार्यक्रम पर भी सोचना चाहिए। सर्वोदय समाज उसके साथ साथ हमारे बीच में जो हमारा जो जनसंगठन है, जो इस धारा के है, जो संपूर्ण क्रांति धारा के है, उस संगठन के साथ भी हमें तालमेल करने की जरूरत है। सर्वोदय समाज के लोग जिन ढंग से हम लोग पिछले दिन जो संस्था संगठन के साथियों के साथ जो हम लोग तालमेल किए थे, उनके साथ एक समन्वय बनाए थे, ये आज जरूरी है ऐसे संगठनों के साथ में समन्वय कराकर, समन्वय करके उनके साथ हम कैसे एक आंदोलन और कार्यक्रम बनाए। जब तक हम कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, केवल बात और चर्चा से नहीं होती है, क्योंकि आंदोलन समझदारी तभी होती है जब आप एक आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के लिए हमारा जनसंगठन जरूरी है। तो हमको लगता है कि इन सवाल पर हमको आज, क्योंकि अंतिम सत्र है शाम को, तो हम लोग को यहाँ जाने के पहले आगे आने वाले समय तक हम लोग को कोई कार्यक्रम तय करनी चाहिए, ताकि इस कार्यक्रम के साथ हम लोग यहाँ जुटे, तो यहाँ से लेकर प्रखंड स्तर तक उस कार्यक्रम को हम समन्वय करें, कार्यक्रम आयोजित करें। हमको ये बहुत बड़ा लगता है कि हमको कार्यक्रम की चर्चा करते ये हमको लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो हमको लगता है कि जो मंडल है, जो कमेटी है, कार्यक्रम पर ज़्यादा ध्यान दें और कार्यक्रम का इम्प्लीमेंट प्रखंड तक कैसे हो, ये और ये हमारे साथ विकास सवाल है। अब इसके ज़्यादा हम लोग इस पर हम जोर देना चाहिए कार्यक्रमों पर। हम केवल हम कार्यक्रम के लिए मार्ग है, विश्लेषण के लिए कभी किसी काफी बात करते हैं। धन्यवाद विनोद जी, आपने विश्लेषित कर सकते हैं, उसमें कोई नया आयाम जोड़ सकते हैं, तो वो भी आमंत्रित है। मैं अभी रमेश ओझा जी से कहूँगा, और पुतुल जी का नाम इनके बाद है, और पुतुल जी के बाद उत्तम परमार भी है। उत्तम परमार भी यहीं पर है, उपस्थित है। तो रमेश ओझा साथी और मित्रों समाजों में जो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बोलने की जगह पर सबकी समाधान नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक हेल्थ का प्रॉब्लम है जिसमें मैंने दवाई कर ली, जिसको सिलेंडर मेडिसिन कहते हैं, और उसमें मैं 2 मिनट से अधिक बोल नहीं पा रहा। मुझे मेरा गला सूखने लगता है, तो वो पानी पीते हुए बात करना वो मुझे भी शोक होता है। लेकिन आपके सोचने के लिए एक कृष्णमूर्ति का जो अभी मेरे पढ़ने में आया, तो जय कृष्णमूर्ति ने बहुत सुंदर बात की। इन्होंने कहा कि आप सृष्टि में देख लीजिए, हर चीज जो है वो जो ताकतवर होते हैं वो कमजोर को बल देते हैं, मतलब उसका पोषण करते हैं, शोषण नहीं पोषण करते हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ के जो ताकतवर जो मूल होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, वो दिखते भी नहीं है, और वो जो है वो सबसे कमजोर जो है टहनी है, पत्ते हैं, उसका वो पोषण करते हैं, शोषण नहीं करते। लेकिन मानव समाज ने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें उल्टा क्रम है कि जो कमजोर है वो ताकतवर का पोषण करते हैं, और जो ताकतवर है वो कमजोर का शोषण करते हैं। तो ये स्थिति है। अभी 2 साल पहले, पिछले साल ही वो समाप्त हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय पर
कि वो किसान का जो बिल था वो सरकार ने वापस लिया, वो कानून वापस लिया। अब ये हिंदुस्तान के हम 75 साल की यात्रा पर आप देखेंगे तो हमारी जो आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिक हमने जो भी प्रोग्रेस किया, अब सरकार कहती है कि 75 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, जो भी हुआ 2014 के बाद ही हुआ, लेकिन हमारा जो विकास है वो किसानों ने सब्सिडाइज किया है, उसको सस्टेन किया है, और किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है वो हमको चुभती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी विकास की यात्रा किसानों ने सब्सिडाइज की है, किसानों ने के बहुत किसानों की चालू हुई है। जब खाने को धान नहीं था तब किसानों से कंपलसरी लेवी, जिसको बोलते हैं गुजराती में, ये जो मूल्य तय किए हुए, जो सरकार मूल्य तय करती है, आज भी वही स्थिति है, सरकार मूल्य तय करती है, किसानों से धान उठाती है और वो लोगों तक पहुंचाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा शुरू से 1947 से लेकर आज तक, आज भी किसान जो है भारत के विकास को पोष रहा है, उसको कोशिश कर रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो कह रहे हैं ये तो सब्सिडी जीवी है, सब्सिडी से जीते। तो ये बिल्कुल गलत है सोचने का, जो हमारे गांधी जो जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि आप उल्टी तरह से सोचिए कौन किसको कोशिश कर रहा है और कौन किसका शोषण कर रहा है। तो हमारी अर्थतंत्र के ढांचे को आज तक जो जितना भी हम अपनी जगह विश्व के अर्थतंत्र में बना पाए हैं, कोई बड़ी सिद्धि हासिल की ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम खोखले हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, या हम रोग स्टेट है, या जिसको बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। दुनिया में ऐसे कई सारे मुल्क है जो कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उसकी तुलना में हमारा जो विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है और दुनिया उसकी दखल भी लेती है। तो ये जो विकास की यात्रा है वो कमजोर द्वारा पोषित है, उसने सस्टेन किया है, उसके जरिए हुआ है। तो कहने के लिए तो बहुत है, और ये जो बीज पत्र आपके बीच में बांटा गया है, जो हमारे मित्र अरविंद अंजुम जी ने लिखा है, तो आप उसको बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से सोचिए, उसमें काफ़ी सब कुछ आ जाता है। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं इससे बोलने में मुझे तकलीफ होती है। धन्यवाद रमेश, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पुतुल जी को आमंत्रित करता हूँ। पुतुल जी के बाद उत्तम परमार जी तैयार रहेंगे, उनको हैं उपस्थित यहीं पर, और उत्तम परमार जी के बाद मधु भाई उड़ीसा से, वो भी तैयार रहेंगे। उत्तम जी के बाद पुतुल जी, आइए आप। सम्मानीय मंच, राय जी, अध्यक्ष जी, बहुत सालों बाद सर्व सेवा संघ के अधिवेशन में आना हुआ। जो उपस्थिति है वो एक आशा बांधती है, वो नई चुनौती के लिए तैयारी रखती है। हर काल की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। गांधी के ज़माने में जो आज़ादी की चुनौती थी, उन्होंने उन मूल्यों के आधार पर युवक युवतियों को चुना और उन मूल्यों को स्थापित करते हुए आज़ादी स्थापित की। हम जिस काल में थे, हम खुद युवक युवती थे, उस काल में जेपी का हमें वरदहस्त मिला। उन्होंने जो मूल्य दिए, उस वक्त भी हम लोकतंत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, और उस लोकतंत्र भ्रष्टाचार के चुनौती जो आज है उससे भी बढ़कर, उस वक्त जो हमारी चुनौतियाँ थी, और उस वक्त दूसरी चुनौती थी जो सामाजिक न्याय की चुनौती थी, जाति सवाल चुनौती थी, महिलाओं के संदर्भ की चुनौती थी। उन लड़ाइयों में हमने उन मूल्यों के आधार पर लड़ा, सत्य हिंसा के आधार पर। आज की चुनौतियाँ कुछ उससे भी ज़्यादा भयंकर हैं, मगर तभी आशा बनती है कि जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सवाल है कि विश्वजीत ने जिस तरीके से पूरा विश्लेषण रखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो रोजगार का सवाल है। रोजगार का सवाल सिर्फ सरकारी ही नहीं होता है। रोजगार के सब जो श्रम के आधार पर जो हमारे रोजगार विकसित होते हैं, उनमें भी उनकी आंख लग गई।
इसको भी समझना पड़ेगा और उन मूल्यों को तय करना होगा कि उसको कैसे विकसित किया जाए। बहुत समय नहीं बोलेगा, बहुत है मेरे साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। अरविंद अंजुम ने ठीक किया था, हम विश्व मित्रता की बात करते हैं, हम विश्व बंधुत्व की बात करते ही हैं। विश्व बंधुत्व की बात हमारे भारतवर्ष की फिलॉसफी है, जिसको लेकर चाहे विवेकानंद की बात करें या हमारे और बहुत से महापुरुष ने देश विदेश में इसके विश्व बंधुत्व की धारा के आधार पर ही पूरे विश्व में हमारा झंडा लहराता था। विश्व गुरु की कभी हमारी मान्यता नहीं रही। और विश्व बंधुत्व का जो मुख्य मूल्य है सत्य, अहिंसा और करुणा, इस आधार पर हमें विश्व बंधुत्व अधिकार है। ये जो वैश्वीकरण आ गया, इसमें जो बाजारीकरण का प्रभाव है, जो कि लाभकारी देता है, जो वैश्वीकरण के आधार पर जब हम समाज का निर्माण करेंगे तो इसी स्थिति में होंगी कि वो अगर आपसे हमारा लाभ है, तो विश्व की बात हो चाहे हमारे अपने देश की बात हो। तो ये जो बाजारीकरण के आधार पर जो हम विश्व वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और हमारे अपने मूल्य बनाने होंगे और नए तरीके से उनको समाज में जाना होगा। बहुत मेरे भी तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब राजनीति जब समाज को नियंत्रित करती है तो आज की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, और जब समाज नियंत्रित करता है राजनीति को तब ये स्थितियाँ बदलती हैं। श्रीलंका का उदाहरण है आपके पास। इस चीज को समझना होगा, कैसे समाज तैयार हो राजनीति को नियंत्रित करने के लिए। ये सर्वोदय समाज से मैं आशा करती हूँ कि सर्वोदय समाज इस चीज के लिए तैयार हो कि समाज कैसे राजनीति को नियंत्रित करे। धन्यवाद। और श्रीलंका का जो दृष्टांत है वो सबके लिए अनुकरणीय है कि कैसे एक शांतिपूर्ण समाज अपने हकों के लिए असर्ट करता है और उसमें अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई। और हम कामना करते हैं कि श्रीलंका की जनता जिन उद्देश्यों से सड़कों पर है पिछले 3 महीने से, हम उनके प्रति एकजुटता जाहिर करते हैं और उनके सफलता की कामना करते हैं कि वहाँ जनतंत्र और वहाँ के जनता का जो न्यूनतम जरूरतें हैं वो सुनिश्चित हो, वहाँ शांति और व्यवस्था कायम हो। धन्यवाद गुरु जी, आपने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया। अब मैं उत्तम परमार जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मधु भाई और मधु भाई के बाद मदन मोहन वर्मा जी। चंदन जी और सभी सर्वोदय परिवार के मित्र, अभी शायद रात के 2-2:30 बजे और पूर्ण प्रगाढ़ अंधेरा हमारे ये रूम में और हमारे देश में छाया हुआ है। वो जो प्रगाढ़ अंधेरा है वो क्यों है, वो हमें तलाशना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो हमें समान अधिकार और समान भागीदारी वाली आजादी दिलाई, इससे जिसके निहित स्वार्थों पे बहुत बड़ा घाव हुआ है, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, वो लोगों की प्रतिशोध यात्रा भी चल रही है। वो लोग अपनी प्रतिशोध यानी जो सामाजिक आजादी हमें दिलवाई, समान अधिकार और समान भागीदारी वाली, महिलाओं की समान भागीदारी, समान अधिकार, दलितों के, आदिवासियों के, कष्टकारी लोगों के, श्रमिकों के, ये सब जमीन जोतने वाले लोगों को, उनको जो समान अधिकार और समान भागीदारी उसने निहित हमको दिलाई है, उसकी प्रतिशोध जिसके मन में है, वो लोग अभी देश में शासन कर रहे हैं। ये हमें पहले समझना है। वो क्यों कर रहे हैं, क्यों सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, हम
हम बोलते हैं कि हमारी समस्या बेरोजगारी है, हम बोलते हैं कि हमारी समस्या गरीबी है, शिक्षा की समस्या है, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये समस्या से उनका कोई लेन देन नहीं है। उनको तो अपनी प्रतिशोध को प्रस्तावित करनी है। जो उन्होंने गंवाया है 15 अगस्त 1947 के दिन, जिनको ऐसा लगा है कि हमारे जो सामाजिक अधिकार पहले हजारों साल तक चलते थे, वो ये समान अधिकार और समान भागीदारी वाली बात से खत्म होते हैं, तो उन लोगों की जो प्रतिशोध है, वो लोग शासन कर रहे हैं और वो शासन करने उसको आता नहीं है, उनके पास विचार नहीं है, उनके पास विभूति नहीं है, उनके पास दर्शन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो हमको गुमराही करेंगे। उनको है कि गांधी ने जो ये महिलाओं को जगाई, गांधी ने जो ये दलितों को जगाया, गांधी ने जो ये आदिवासियों को जगाया, कष्ट कारीगरों को जगाया, हमारे गुजरात में कंडी पटेलों को जगाया, तो अब इसको गुमराह करने के लिए क्या करें? उनको ऐसा बोले कि तुम्हारा समान अधिकार गलत है, तुम्हारी समान भागीदारी गलत है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। ऐसे बोले तो लोग जाग जाए, लोगों को मूर्छित कैसा किया जाए? तो उसके लिए वो सांप्रदायिक क्रिमिनल कौमवादी राजनीति कर रहे हैं। ये उनका अबाधित जन्मजात अधिकार है, आज का नहीं। ये कोई नई बात नहीं करते। उन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी के सामने भी यही धंधा किया था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। और ये सिर्फ आरएसएस की और हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की जो ताकतें आज खड़ी है हमारे सामने, वो पूर्ण रूप से सब जगह पे बिखरी हुई थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अब इसके सामने शेष समाज है। एक बार अशोक वाजपेयी ने मेरे सामने राहुल गांधी को ऐसा कहा कि देश में सांस्कृतिक कैओस चल रहा है। राहुल जी ने बहुत अच्छी तरीके से अशोक वाजपेयी को सुना। बाद में वो बहुत अच्छा सुनने वाला आदमी है। मेरे 67 वर्ष के जीवन में मैंने अच्छी तरीके से कैसा सुनना चाहिए, किस तरीके से सुनना चाहिए, उसमें मैंने राहुल गांधी से बढ़िया एक आदमी नहीं देखा। उन्होंने कहा फिर लोग के अशोक जी ठहरिए, मैं आपसे थोड़ा डिफर होता हूं। उसने बोला कि अशोक जी देश में सांस्कृतिक संकट नहीं है, सांस्कृतिक विभाजन नहीं है, सांस्कृतिक कैओस नहीं है। देश में हिंदू धर्म की दो धारा के बीच में संघर्ष चल रहा है, और एक है महात्मा गांधी की हिंदू धर्म की धारा और एक है सावरकर की हिंदू धर्म की धारा। ये दो संघर्ष चल रहा है, हमको ये पहचानना पड़ेगा और हमें महात्मा गांधी के हिंदू धर्म की धारा का पक्ष लेना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? जिसे पूरी दुनिया पप्पू बोलती है, वो राहुल गांधी का लक्ष्य। सुनो, एक कैसी बात हो रही है। संघ परिवार का जन्म, हिंदू महासभा का जन्म मुस्लिमों की सांप्रदायिकता के सामने नहीं खड़ा हुआ है। उनको मुस्लिमों का विरोध नहीं है, वो उनके लिए तो मुस्लिम समाज, इस्लाम धर्म, उनके लिए गुजराती में उसको बोलते हैं चाड़िया, एक प्यादा के रूप में उपयोग करते हैं, एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। उनका संघर्ष किसके सामने है? उनका संघर्ष महात्मा गांधी की जनवादी संस्कृति के सामने, सर्वोदय की विचारधारा के सामने है, समाजवाद की विचारधारा के सामने है, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष साम्यवादी विचारधारा के सामने है, कांग्रेस की विचारधारा के सामने। हमें पहला समझना पड़ेगा। जो लोग ऐसे समझते हैं कि संघ परिवार और हिंदू महासभा को इस्लाम के सामने संघर्ष है, गलत बात है। वो इस्लाम का तो उपयोग कर रहे हैं, वो मुसलमान का उपयोग कर रहे हैं,
दलितों को गुमराह कर रहे हैं, ये महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, ये आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, ये हमारे में जो बोले वाले भला भाई बुरा भाई लुगड़ा संकोर भाई गुजराती में कहावत है, ऐसे हमारे सेवक गांधीवादी और सर्वोदयवादियों को गुमराह कर रहे हैं। कई गांधीवादियों के मुंह से मैंने सुना, कई सर्वोदयवादियों के मुंह से मैंने सुने कि ये धर्म की बात करता है। अरे भाई ये धर्म की बात नहीं है, ये धर्म का दुरुपयोग की बात है, ये धर्म का दुरुपयोग है। और धर्म का विरोध करने वाला नास्तिक धर्म का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन धर्म का दुरुपयोग करने वाला धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन। संघ परिवार और हिंदू महासभा हिंदू धर्म के कुलांगार संतान है, हिंदू धर्म विरोधी लोग हैं, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग हैं, भारतीय राजनीति विरोधी लोग हैं, भारतीय लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। उनकी सोच के साथ हम नहीं बैठ सकते, उनके सामने हमें होना पड़ेगा। और अब हमें लोगों को, सर्वोदय वाले लोग को, गांधी वाले लोग को, दूसरी सभी अस्पृश्यता को छोड़ देना पड़ेगा। लोकतांत्रिक साम्यवादी लोग को बाजू में बैठाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक समाजवादी लोगों को बाजू में बैठाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक कांग्रेसियों को बाजू में बैठाना पड़ेगा, और व्यक्तिवादी पक्षों, जातिवादी पक्ष और कौमवादी पक्ष के सामने हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए हम केजरीवाल जैसे व्यक्तिवादी आदमी का पक्ष नहीं लेंगे, हम जातिवादी मायावती का पक्ष नहीं लेंगे, हम कौमवादी संघ परिवार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन साइन के सामने हम संघर्ष करेंगे। और हमें समाज में बाहर रहने की जरूरत नहीं है, अब हमें जेल में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो जेल में जाएगा वो सच्चा भारतीय नागरिक है, वो सच्चा स्वतंत्र सेनानी है, द्वितीय स्वातंत्र संग्राम छेड़ चुका है, तीसरा सेटलमेंट उसकी स्वतंत्र सेनानी है, हिमांशु उसका स्वतंत्र सेनानी है, तेन स्वामी उसका स्वतंत्र सेनानी है, एहसान जाफरी उसका पहला शहीद है, तेन स्वामी उसका दूसरा शहीद है। अब ये दूसरी परंपरा शुरू हुई है और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको ये द्वितीय स्वातंत्र संग्राम के सेनानी बनने का मौका मिला। तो हम करेंगे, हम जेल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारा भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि वो कायर है, बुज़दिल है, उन लोगों को शासन करना, भिन्न मत को सुन के शासन करना नहीं आता है, वो असहिष्णु लोग हैं, वो किसी के साथ संवाद नहीं कर सकते, इसलिए उसको यही करना पड़ेगा। और ये इनकी सबसे बड़ी कायरता है। मैंने कहा ना, रात का 2:30 बजे है, अभी परोड़ होने वाला है, अभी सुबह होने वाली है। इसका कारण यह है कि अपने अंतिम हथियार वो उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने पपेट बना रहे हैं। ये सब इसकी अंतिम चाल का नतीजा है। अब उसके हथियार छूटते जा रहे हैं, इसलिए यही करेंगे। अभी मुझे देव ने बताया कि शबनम ने तैयारी कर दी है कि मैं जेल में जाऊंगा, मैं जेल में जाऊंगी और मैं जामीन नहीं मांगूंगी। तो बाहर अभी लोग तैयार है जामीन नहीं मांगना और जेल में जाना। जामीन मांगोगे तो आप कायर हो, जामीन नहीं मांगना। गांधी और विनोबा का पुण्य हमारे साथ है, तो हमें दूसरा क्या चाहिए। गांधी ने भी जामीन नहीं मांगे, गांधी ने भी छूटने की बात नहीं की थी। नेहरू 10 साल जेल में रहे, तो हमारी तो क्या है इसमें। अभी तो अभी बाहर है, हम बाहर है क्योंकि हम अच्छी तरह से लड़ते नहीं है, इसलिए बाहर है। तो हमें अच्छी तरह से लड़ना पड़ेगा। सुष्टु बात बंद कर दो। सर्वोदय प्रवृत्ति का संगठन नहीं है, सर्वोदय सशक्तिकरण का संगठन।
हमें संस्थाएं नहीं चलानी है। संस्था मजबूत हो जाएगी तो चलेगी, लेकिन हमारा आवाज, हमारा आत्मबल, हमारा शौर्य वो जिंदा होने रहने वाला चाहिए। तो हम दलित अलग संस्था बना लेंगे, लेकिन हमें अभी निश्चित संस्था नहीं चलानी। खादी ग्रामोद्योग भी करेंगे, खादी भी पहनेंगे, लेकिन सिर्फ खादी पहनने से गांधी और सर्वोदय के संतान नहीं बन सकते। हमारी विद्यापीठों में खादी पहन के आरएसएस वाले घुस गए। इसलिए खादी भी जरूरी है। खादी का अर्थशास्त्र सबसे ऊपर है, लेकिन अभी हमारे तत्व, गांधी का तंत्र नहीं, गांधी का तत्व संभालने की जरूरत है, और वो मैं संभालेंगे। मैं कांग्रेस पुत्र हूँ, उत्तम परमार, पॉलिटिशियन। और कांग्रेस का अर्थ होता है लिंग भेद मुक्त, जाति भेद मुक्त, धर्म भेद मुक्त सहजीवन की प्रयोगशाला। और पॉलिटिक्स का अर्थ होता है चुनावी कारोबार नहीं, वो तो एक बहुत छोटा हिस्सा है, उसको हमने प्रभावी बना दिया है। लेकिन पॉलिटिक्स का अर्थ है कि मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग मिलेंगे मुझे, उनका मैं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजकीय सशक्तिकरण करूं। दैट इज माय पॉलिटिक्स। और मैं 24 आवर्स का पॉलिटिक्स हूँ। रात में नींद में भी मुझे पॉलिटिक्स के सपने आते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की पवित्रता हमें संभालनी चाहिए। मेरी इतनी भावना मैंने व्यक्त कर दी है, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मैं माफी मांगता हूँ। ने जो वक्तव्य दिया और वो उसमें जो मर्म था उसको आपने तालियां बजाकर अपनी स्वीकृति दी। आप करेंगे, धन्यवाद। मैं मधु भाई को निमंत्रण करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें, और उसके बाद मदन मोहन वर्मा जी। सामान्य राय जी, प्रेसिडेंट सर्वसेवा संघ, मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण जी, गौरव भाई और सारे सामने बैठे हुए हमारा परिवार के सारे भाई हैं। चर्चा का जो विषय था, विश्वजीत भाई अच्छी तरह से शुरू किया, यू प्रोवोक लाइक एनीथिंग, और उत्तम जी उसको अच्छा और भी थोड़ा इमोशन पैदा किया। इमोशन क्रिएट एनर्जी, मोशन क्रिएट मूवमेंट। तो आपने ऐसा इमोशन को क्रिएट किया, मोशन पैदा हुआ और मोशन से मूवमेंट का बात भी आपने छेड़ दिया। मेरे जो मन में 3-4 विचार मैं सामने रखने के लिए चाहूँगा और निवेदन करूँगा। सर्वसेवा संघ परिवार का जो मुखिया लोग थे, इसके लिए थोड़ा आप सजेशन को आप थोड़ा ध्यान देंगे। अभी जो हिंदुस्तान में जो समस्या है मुझे दिखाई पड़ रहा है, मेरे सामने एक समस्या है, दुर्जन सक्रिय, सज्जन निष्क्रिय। और 100 में 5 आदमी दुर्जन है, ज़्यादा नहीं है, और 100 से 95 सज्जन है। चाहे लोक ग्राम सभा हो, पल्ली सभा हो और लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, तो 5% लोग इतना गड़बड़ करते हैं और 95% सज्जन लोग चुपचाप देखते, स्पेक्टेटर बनते। इसलिए और वो 5% लोग बोलते 2 गुना 2 9, और 95% जानते हैं 2 गुना 2 4, और कभी ऐसे बोलते हैं वैसे नहीं चलेगा। इसी दिन जो आदमी जोर से बोलता है 2 गुना 2 4, हम प्यार से बोलेंगे भैया 2 गुना 2 4। दो जोर से बोलते गलत आदमी 2 गुना 2 9, हम प्यार से बोलेंगे नहीं भाई 2 गुना 2 4 होता है। और वो 5 लोग बोलेंगे, हम 95 आदमी जो बोलेंगे 2 गुना 2 4, आए तो हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो भाग के जाएंगे। ऐसा पैदा होना भी बहुत जरूरी है, ये बात है।
दूसरा बात है जो समस्या मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब अमेरिका पहला बार गया, मेरे पहले से 34 लोगों का वीसा कैंसिल हो चुका था। और मैं जाकर के जैसे इंटरव्यू में फेस किया, हंसते हंसते गुड मॉर्निंग मैम बोला, वो मुझे बोली व्हाट ए ब्यूटीफुल स्माइलिंग यू हैव, और मैंने उसको जवाब दिया व्हाट कैन बी द बेस्ट पीपल बी सोशल वर्कर रादर देन ए ब्यूटीफुल स्माइलिंग। एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास हंसी इतना बड़ा ताकत होता है, उससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। इतना ही बोल दिया तो मुझे 5 साल का वीसा मिल गया, 5 साल का वीसा मिला। और मैं जब अमेरिका गया, और अमेरिका में मैंने मुझे इतना तंग किया डिट्रॉइट एयरपोर्ट में, मैं वही बोला मैं अमेरिका में आया गांधी युद्ध कैंप करने के लिए, मुझे 1 मिनट में दूसरा तक भेज दिया। और मैं बाल काटने के लिए दुकान में गया, जब बाल काटने के बाद मैं $2 दिया, वो इतना गुस्सा हो गया, बोला यू इंडियन डोंट नो हाउ मच टू पे। सॉरी सर, मैं तो पहला बार अमेरिका आया, मुझे मालूम नहीं कितना पैसा था। आई चार्ज $15। सॉरी सर, आई डोंट नो, मेरे पास $2 है। किसके, कौन इंग्रज ने पूछा किसके लिए आए आप अमेरिका में? मैंने बोला गांधी युद्ध कैंप करने के लिए 600 में हम आए। गांधी युद्ध कैंप, देन आई नॉट चार्ज मी $1, मैं आपसे $1 भी नहीं लूंगा। मैं इसलिए कहने का ये मतलब है प्रभु जी, आज मुझे जो बड़ा समीक्षा है, गांधी में जब जर्मन गया, जर्मन में एक गांधी स्कूल में देखा गोरे गोरे बच्चे 600 बच्चे चरखा चला रहे हैं। मैंने पूछा ये चरखा कहाँ से आया? वो बोले सर हम वार्धा में लेके आए, वार्धा में लेके आए। मुझे लगता है आज हिंदुस्तान से बाहर में गांधी जी को जितने लोग समझ में लगे, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग गांधी जी को थोड़ा कम समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुकेशी परिवार है, मुझे बोलने को झिझक भी नहीं है। और दूसरे लोग जितने भी समझ सकते गांधी जी को, वो चाहे सर्व सेवा हो संघ हो, चाहे नेशनल यूथ प्रोजेक्ट हो, एकता परिषद हो, कितने भी गांधी के साथ जुड़े हुए संगठन, सब हम लोग सही ढंग से गांधी को नहीं समझा अभी तक। क्योंकि आज हिंदुस्तान में जितने लोग हिंदुस्तान को कमजोरी कर रहे हैं, हम लोग हमसे जितना कमजोर कर रहे हैं, वो लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए ताकत भी नहीं जुटा पा रहे। तो इसीलिए ये परिवार है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम आपस में प्यार कर सकते हैं, क्या हम आपस में इंटरनल रिस्पेक्ट करते हैं, क्या हम आपस में खुद का दुख क्या है उसको समझते हैं। मैंने वर्धा में एक मीटिंग में बोला सुब्बाराव जी आपका क्या अलग है, मेधा पाटिल जी क्या अलग है, रामजी सिंह आपका क्या अलग है, ठाकुर दास जी आपका क्या भी अलग है, सबका क्या हिंदुस्तान में अलग अलग है। और जब किसी को मालूम है, सत्ता को मालूम है, ये लोग कितना भी चाहे, ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो हम हालत में चाहे जो भी चाहे वो करेंगे। और जिस दिन वो लोगों को मालूम होगा सारे गांधीयन सर्वदेश समाज एक ही सुर से ताल से काम कर रहा है, वो चौंक जाएंगे और हिम्मत भी नहीं करेंगे गलत काम करने के लिए। ये मेरा मन का बात है। और मैं 3-4 चीज सुझाव देने के लिए चाहूंगा, मैं उससे आगे, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े बड़े गांधी और सर्वोदय का काम कर रहे हैं, इसलिए वी वांट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो मेरा 1-2-3 सुझाव है, क्योंकि आप सवाल था क्या करेंगे, मैं इसका ऊपर बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, आपको 2 मिनट में बता देना। नंबर 1 मेरे मन में है, हम जितने गांधी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जा रहा हूँ पद देने के लिए, आज एक मोटिवेशन स्पीकर। तो मैं जहाँ जहाँ गांधी का बात थोड़ी सी भी करता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, तो वो लोग हमसे भी ज्यादा गांधी को समझने के लिए वो चाहते हैं। जो आदमी जितना क्वेश्चन करेगा वो इतना गांधी को अच्छे से समझ लेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए, अगर इस देश में हजारों लोग गांधी को बुरा, गांधी जी के बारे में बुरा बोलने वाले हैं, तो लंबा हम तो लकड़ी खींचेंगे। कहाँ है हिंदुस्तान में 2000 आदमी जो 1000 गलत बोल रहे, 2000 गांधी कथन करने वाले हिंदुस्तान में कौन है? इसका टाइम अभी आया है। तो क्या आज इस मंच पर एक विजुलेशन हो सकता है कि इसी साल हिंदुस्तान में 100 आदमी गांधी कथा करने वाले को 2-2 घंटा 3-3 घंटा गांधी कथा करेंगे, इसलिए हम इसी विचार को लेके जाएंगे। दूसरा मेरा, हम जैसे बोलते संगठन में साथी संपर्क, साथी संग्रह, साथी संस्कार, साथी नियोजन। आज जैसे आई एम द एडवाइजर ऑफ एनएसएस गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा राज्य में, तो सारे राज्य में इतने सारे नौजवान जब एनएसएस से जाते हैं, जैसे यूथ रेडक्रॉस से जाते हैं, जैसे स्काउट गाइड जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, वो प्लेटफॉर्म कहाँ है। अगर ये लोग हम कनेक्ट करेंगे, मुझे बड़ा उम्मीद है कि देश में
बहुत बड़े संगठन खड़ा हो सकता है इफ वी कैन कनेक्ट ऑल दिस पीपल। और मेरा कहना है रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं, राइट। बुरा काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन होता है तो टीवी में ज्यादा आता है, पेपर में ज्यादा आता है, और गांधी विचार का कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान में भी कम है, तभी तो ये लोगों का ज्यादा उछल कुछल हो रहा है। जहां भी हमारा सेंटर है हिंदुस्तान में, तो क्या डिसाइड किया जाए नेक्स्ट जो सत्र होगा, अधिवेशन होगा, इससे पहले 6 महीना में 1 साल में हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए। जहां सर एक अंत में बताता हूँ, आज गांधी जी जो बात बताए थे, हम लोगों ने अभी एक कैंपेन छेड़ा, रीबिल्ड ओडिशा, ओडिशा पुनर्गठन, स्वच्छ ओडिशा, स्वावलंबन ओडिशा, सद्भावना ओडिशा। अगर ओडिशा में स्वच्छ, स्वावलंबन, सद्भावना कर सकते तो स्वच्छ भारत, स्वावलंबन भारत, सद्भावना भारत का परिकल्पना भी हम लोग कर सकते और गांधी का विचार को ले सकते। अंत में मैं माफी मांगता हूँ, मुझे आप लोग जो भी बोल सकते बोल सकते, बोले। और इसी मंच में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का 3 पुजारी का फोटो देख रहा हूँ, हमारा लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। तो क्या भारत का आजादी से पहले और आजादी के बाद ऐसे कोई महिला नहीं है इस देश में, देश का चौथा फोटो भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह होगा तो चौथा महिला को फोटो रख वहाँ सद्भावना भी देना चाहिए, तभी तो देश में इतने सारे महिला लोग का बहुत बड़ा योगदान था देश का स्वाधीनता में और उसके बाद में भी। तो ये मेरा प्रस्ताव था। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मोदी जी, आप लोग आपने ध्यान दिलाया, हमारी प्रॉब्लम सुझाए, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो पीढ़ी अभी अपेक्षाकृत नौजवान है, उसका गांधी विचार से ओतप्रोत होना और उस दिशा में क्रियाशील होना हम सबों के लिए तसल्ली की बात है। अब मैं मदन मोहन शर्मा जी से मुझे मैं इसी मंच पर घोषणा भी करता हूँ। आप ग्राम सेवक, लोक सेवक के बारे में बोल रहे थे, मैं इस मंच में घोषणा करता हूँ, सर्व सेवा संघ के साथ अगर इसी साल में 10,000 नौजवान जोड़ना चाहिए, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए चाहता हूँ। हिंदुस्तान मैं आप लोगों से बात करके ये काम को आगे बढ़ाया, ये मेरा कमिटमेंट है। धन्यवाद आपका। उत्तम भाई ने बहुत अच्छा भाषण दिया, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से होना मांगता है। राही जी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं एक नया मंत्र आपको देता हूँ, कल 3 मंत्र दिया था, तो वो तो याद ही होगा। बच्चे को आप किताब पढ़ा दीजिए, बुढ़ापे में आपको मारेगा, पर पढ़ाने का भी आइडिया मैंने दिया। पत्नी गांधी की किताब और कस्तूरबा की किताब पढ़ लेंगे, लड़ाई नहीं होगी। आपको जीवन में सुखी रहने के लिए पड़ोसी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपको बहुत तंग करेगा। उसको अपने खर्चे से गांधी की किताब पढ़ा दीजिए, जब वो अच्छा हो जाएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा। तो अपने खर्चे से 100-200 रुपये में आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। गांधी की किताब पढ़ा दीजिए। आप बताता हूँ मैं गांधी पर समस्या क्या है और क्या करना चाहिए। मैं एक दिन डॉक्टर की दुकान में गया था, मैं और मेरे पीछे दोनों लोग गए थे। एक छोटा था, एक बच्चा वहाँ था। मैंने उससे जानना चाहा, गांधी को जानते हो? छोटा बच्चा था, 4-5 में पढ़ता था। कहा गांधी को देश बांट दिया। मैंने उसकी माँ से पूछा, माँ टीचर थी, वो कहीं गांधी जी मुसलमानों को भारत समझाने नहीं थे। इतना दर्द हुआ मुझे कि मैं एक शाम खाना नहीं खाया। तो मैं चाहता हूँ गांधी के जो विचार है वो बचाना है। आप गांव में जब जाएंगे, आप लोग अगर गांव में जाइए तो लोग विभिन्न प्रश्न करते हैं और गांधी को खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं। कल मैंने कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांधी को गांधी की सिवा कौन मार सकता है? अंग्रेज तो नहीं मार पाए, हम हिंदुस्तानियों ने उनके देह को मार दिया। अगर हम ढीले पड़ गए
तो गांधी जो कहते थे, गांधी को गांधी के सिवा कौन मार पाएगा, वो भी गांधी जी मर जाएंगे, आप गांव गांव में जाइए। तो मैंने प्रश्नों की एक माला बनाई हुई है। मैं मंच से चाहता हूँ कि उन प्रश्नों का उत्तर जनता को देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा गांधी मिल जाएंगे और गांधी के मिलने का आशा है, देश की आत्मा मिल जाएगी। वो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। मैंने इसकी एक कार्य योजना भी बनाई है, लेकिन मेरे पास मंच पे मेरे लिए टाइम उतना नहीं है। मैं तो जो कार्यशाला होता था उसकी तरफ से तैयार होकर के आया था, लेकिन ये अधिवेशन है। तो पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रपिता पर गांधी जी का प्रश्न है। मैं हर प्रश्नों का अपने ढंग से उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, 2-3 घंटे लग जाएंगे। गांधी जी कैसे राष्ट्रपिता हैं, लोग इसी पर पूछते हैं। लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि गांधी जी ने मुसलमानों का पक्ष लिया, मुसलमान कहते हैं गांधी जी ने हिंदुओं का पक्ष लिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कई लोग तो कहते हैं गांधी जी ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने ही नहीं दिया, उनको यही नहीं समझ में आती है देश का विभाजन भौगोलिक हुआ था, जातिगत का, धार्मिक नहीं हुआ था। दलित कहते हैं कि गांधी जी सवर्णों का पक्ष लेते हैं, सवर्ण कहते हैं गांधी जी दलितों के लिए मरे जा रहे हैं, उनके लिए पागल हुए जा रहे हैं। सरदार पटेल कहते हैं कि पटेल लोग कहते हैं पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बने दिया। गांधी जी का आशय कांग्रेसी से लोग लगाते हैं। सर जी, उत्तम भाई जी से मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग गांधी जी का आशय कांग्रेसी से लगाते हैं। बहुत लोग हमको भी कहे आप कांग्रेस में है का, मतलब आप समझिए प्रश्नों की माला कितनी खराब है। बहुत से लोग कहते हैं गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। बहुत से लोग तो यही कहते हैं बापू का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनकी भूमिका को कम करने में लगे हैं। संपत सरल ने हालांकि इसका बहुत सही उत्तर दिया है कि वो लोग अपने बापू के बारे में कह रहे हैं जब कहते हैं गांधी का कोई योगदान नहीं है। तो गांधी जी को क्यों मारा? गांधी और सुभाष चंद्र बोस, देश का जब विभाजन हुआ गांधी जी ने उपवास क्यों नहीं किया? गांधी जी के ब्रह्मचर्य पर लोग विभिन्न तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। गांधी जी के ब्रह्मचर्य पर प्रश्न लगाते हैं। उनको ये नहीं मालूम तनु और आभा उनकी पोती और पुत्रवधू थी। तनु और आभा सुशीला नगर उनकी बेटी थी। गांधी जी ने 35 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। मुसलमान लोग जहाँ उनके मौलवी आंखों पर पट्टी बांधकर औरतों के बीच में जाते थे, गांधी वहाँ खुली आंखों से जाते थे। औरतों को महात्मा गांधी ने औरतों के मुकुट दिखाई पड़ते थे। मैंने इन सब प्रश्नों का उत्तर यूट्यूब पर दिया है। मदन मोहन वर्मा अगर आप नाम डालेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। ब्रह्मचर्य पर 2-3 प्रश्नों का उत्तर मैं परसों लेके आया हूँ। मैंने कार्यक्रम एक बनाया है। मैंने क्या करना चाहिए हमको? हमें एक लाइन में बोल दें, गांधी का तुलसीदास ढूंढना पड़ेगा। गांधी का तुलसीदास हमको बनाना पड़ेगा। और हम जो अनुयायी हैं हमको उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा। साईं के अनुयायियों को देखिए, उन्होंने कुछ सालों में भगवान बना दिया और हमारा भगवान खलनायक पेश हो जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि हमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और टाइम हम टाइम मिलेगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने शासन को संभालने की तैयारी हमको करनी है
और उस दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि जो मिथ्स बने हैं गांधी जी के बारे में तरह तरह के, उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। ये हमारा टास्क है कि जो गुमराह कर रहे हैं, जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसको हम साफ करें। अब मैं रोड़े जी को आमंत्रित करता हूँ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद सवाई सिंह जी समापन करेंगे एक तरह से उस सत्र का, और उसके बाद हम लोग चाय पर जाएंगे। मैं मंचासीन सभी और सभी साथियों, मैं पहले आपको हम क्या करें, स्थिति तो सबको मालूम है, हम क्या करें। तो ये जो बीज पत्र आपको दिया है, ये बीज पत्र अपनी भाषा में, अपनी प्रांत में जितनी ज़्यादा मात्रा में हम माध्यम के द्वारा जनता के पास पहुंचाएंगे, उतनी प्रक्रिया ये जो आज की व्यवस्था है उसके खिलाफ जन आंदोलन बनाने में सहयोग देना। तो मुझे आपको अपील करना है कि इस बीज पत्र को अपने अपनी भाषा में, आसाम, उड़ीसा, ये सभी भाषा में इसे अपने अपने पत्रों में लिखवाने का प्रयास करें। आदरणीय उत्तम भाई का जो यहाँ वक्तव्य हो गया, तो मुझे लगता है कि संयोजन समिति उनके वक्तव्य का जो सेंट्रल आइडिया है वो सबको जाने के पहले यदि दे, तो मुझे लगता है हर जगह अपनी अपनी जगह पर उत्तम भाई की सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सहायता हो जाएगी। दूसरी बात ऐसी है कि इमरजेंसी में सबसे बड़ा योगदान सर्वोदय का था, और सर्वोदय के कार्यकर्ता और नेताओं के कारण इमरजेंसी हट गई। लेकिन इमरजेंसी में हमने गलती की कि जिन साथियों को साथ में नहीं लेना था उनको साथ में लिया, और 2 के वो 303 बन गए। ये हमारी गलती है। अब किसकी है इसके चर्चा में नहीं जाएंगे। आज इनको रोकना है, ये इश्यूज पर बोलते नहीं, नॉन इश्यूज इनके जो है चर्चा के विषय होते हैं। मुझे लगता है कि आज अढ़ाई साल का एक कालावधि हमारे लिए है। यदि हम पूरे जागरूकता के साथ इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, सरकार ने कोई व्यवस्था अभी स्वायत्त नहीं रखी। उन्होंने नीति आयोग अपने हाथों में लिया, ईडी अपने हाथों में ली, सीबीआई अपने हाथों में लिया, सर्वोच्च न्यायालय की भी बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ली, शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग उन्होंने हाथ में लिया। सभी व्यवस्थाएं उनके हाथ में है। मीडिया अंबानी, अदानी और सुभाष चंद्र के ताबे में है, मीडिया भी अपने ताबे में नहीं। मुझे लगता है कि हमें 2.5 साल सोशल मीडिया के द्वारा जन जागरण करने का माहौल बढ़ाना पड़ेगा। यही हमारा एक माध्यम है। व्यक्ति के पास जाएगा और व्यक्ति का जागरण करेगा कि भाई इस व्यवस्था के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करना चाहिए। जैसा उत्तम जी ने कहा, जेल में जाने की तैयारी रखना पड़ेगी, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। क्यों? तो आज की व्यवस्था इमरजेंसी से ही बहुत बदतर व्यवस्था हो गई है। आज यदि हम सर्वोदय के लोग गिरेंगे नहीं, हम कार्यशील नहीं बनेंगे, तो इस देश की व्यवस्था आपको क्षमा नहीं करेगी। मुझे लगता है कि केवल आज सर्वोदय का आंदोलन है जो इस देश को बनाने में, इस देश के स्थिति को बदलने में हम पूरी सहायता कर सकते हैं। और इसके साथ ही देश के युवकों को महाजागरण यात्रा का इन्होंने कल जिक्र किया, चंदन पाल जी ने। ये महाजन जागरण यात्रा, इसके फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 बने, और भारत के सभी प्रांतों में ये महाजन जागरण यात्रा एक ही एजेंडा पर रखो, अलग-अलग एजेंडा मत बनाओ। अभी महाजन जागरण यात्रा के द्वारा जनता को जागरण करने का, जनता को स्थिति के बारे में, स्थिति की अवस्था के बारे में उनको पूरी जानकारी देना, और इसके खिलाफ किस ढंग से हम संगठन बनाएंगे, इसका आवाज यदि हम बुलंद करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाली स्थिति में 2024 की चुनौती हम जो है झेल सकेंगे। यदि हम खामोश रहेंगे तो देश जो है, ये जनतंत्र जो है, ये जनतंत्र जो है आरएसएस के झोली में बंद हो जाएगा। आज देश में उनकी 5500 अलग-अलग इकाइयां हैं जहां पर हम क्रियाशील नहीं है, हम सक्रिय नहीं है, हम जो है आवाज बढ़ाने में कोई सक्रिय नहीं बन रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आज के स्थिति में स्पेक्टेटर
नेगेटिव जनरेशन होना चाहिए, वो सहभागी होने वाली जनता में बदलना चाहिए। इस आह्वान को लेकर सर्वोदय का आगे चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सभी इशू जब बाजू पर हो, इस इशू को आगे रखकर जनता को जागरण करने का जो एजेंडा है वही हमारा प्राइम एजेंडा रहेगा। और 2024 तक इस एजेंडे के साथ हम प्रामाणिकता के साथ, दृढ़ता के साथ, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिस्क्रिमिनेशन के साथ काम करेंगे। यही मैं कहूँगा। आप सबको अपील है, अब खामोश मत रहिए, बड़े साथ सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहना हमारे सबका फर्ज है। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रकाश शांत रखते हैं। इसके अलावा अरे आइए सवाल आप आ जाइए। कई लोग पूछते हैं कि ये घटना पर आया था, तो कोई इंसान या कोई जमात इतनी घटना हो कैसे सकती है, तो इसका मैं आपको सोच बताना चाहता हूँ। विनायक दामोदर सावरकर आप जानते हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं उसके बारे में, वो भी हमारा एक पोथी है, उसके बाद कुछ छोड़ दीजिए। और पढ़ना बड़ा कठिन भी है क्योंकि उसने इतनी पृथक शैली में लिखे हैं शौर्य का दिखावा करने के लिए कि वो पढ़ने के लिए आँख में तेल डालकर वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैंने पढ़ा 10 खंड में है मराठी में। इसमें तीसरे खंड में एक चैप्टर है और उसका नाम है सद्गुण विकृति। क्या शीर्षक का नाम है? 16 पेज का लंबा बड़ा चैप्टर है, सद्गुण विकृति। आप सबको पढ़ना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, अपनी अपनी भाषा में उसका अनुवाद करना चाहिए और लोगों तक ले जाना चाहिए कि इस जमात की जो जिसको बोलते हैं कि उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी विचारधारा की जो प्रेरणा है, हमारी गांधी की हम जिस स्रोत से विचार लाते हैं, प्रेरणा लाते हैं, तो इनका स्रोत क्या है? तो ये सद्गुण विकृति में सद्गुण की आराधना करना, सद्गुण की उपासना करना, वो विकृति। और उससे बहुत सारे प्रमाण भी हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन एक ही बात बताऊँ कि शिवाजी ने जब शिवाजी के सैनिकों ने मुसलमानों की स्त्रियों को, उनकी औरतों को पकड़ के वो ले आए किले में, रायगढ़ के किले में, और शिवाजी के समक्ष उपस्थित किया, तो शिवाजी ने आदेश दिया कि उनको वापस लौटा दिया जाए। तो सावरकर की नज़र में ये सद्गुण विकृति, स्त्रियों को ये जो हिंदू सिपाही थे शिवाजी के, उसको बांट देनी चाहिए उसके भोग के लिए। अब आप सोच लीजिए कि स्त्रियाँ कहाँ होनी चाहिए? जो कोई भी स्त्रियाँ, आप महिलाओं को, संघ को समर्थन करने वाली स्त्रियों को समझाना चाहिए ये सद्गुण विकृति क्या है। तो सद्गुण और सद्गुण विकृति ये तो एक हिस्सा है। अभी उत्तम भाई ने अपने फोर्सफुल भाषण में कहा कि जो खेमे हैं, उस खेमे जो है वो सद्गुण और सद्गुण विकृति का भी है। तो वो 16 पेज का एक लंबा सा मराठी में है, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं उसका अनुवाद करूँगा हिंदी में और आपको उपलब्ध कर दूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राही जी, उत्तम भाई जी, आदरणीय मंच और साथियों, काफ़ी गंभीर बातें हुई और सभी साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें अपने अपने ढंग से बातें रखी। लेकिन हमको समयबद्ध कार्यक्रम कुछ तय करना होगा। जब तक टाइम बाउंड प्रोग्राम हम नहीं ले जाएंगे जनता के बीच में, तब तक जो सारी बातें हुई हैं उस दिशा में कुछ आगे बढ़ेगा ही। यहाँ तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? बौद्धिक स्तर पर तो बहुत अच्छी बात हुई, उत्तम भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गिरफ्तारियां हो, बिल्कुल हो। बहुत सारे मामले आज इतने गंभीर मामले आ गए हैं। आज आज़ादी पर सवाल खड़ा करता है हिमांशु हो, चाहे कृष्णा शीतलवाड़ हो, चाहे दूसरे साथियों का स्टेन स्वामी हो, जाफरी भाई हो, इन सब सारे मामलों हम करें
मेधा जी का है, कोई सबसेवा संघ का है, कोई दूसरे संघ का है, बहुत सारे हैं। सबसेवा संघ में भी बहुत तरह की भांतियां बनी हुई हैं। जब ये सारी शक्तियां ही अलग अलग टूटी फूटी है, तो केंद्र में बैठे हुए लोग तो चाहते ही हैं कि इनको बांटो, राज करो। अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा ही है, और इसी कारण आज लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था बची नहीं है। कैसे बची है? आज चाहे जहां बुलडोजर चलवा देंगे, कहीं न्यायपालिका में निर्णय होगा, बिना न्यायपालिका के निर्णय के कुछ होता है, लेकिन चल जाएगा। चाहे जहां आदमी को जेल में डाल देंगे, देशद्रोही है, पत्रकारों को भी डाल देंगे। ये क्या है? आज जो सारी स्थितियां इस तरह से चल रही है, लोगों में भय है, पूरे देश में भय है कि हम आवाज उठाएंगे, देशद्रोही बन जाएंगे। कहीं उसी तरह के हम भी तो नहीं हो रहे। हम कहें कि इन चीजों पर जेल जाने की बात नहीं हो, तो कम से कम धरने प्रदर्शन तो गांधी जी का राजघाट बैठा हुआ है, वहीं जाकर हम बैठेंगे। जेल जाने की हिम्मत नहीं है तो वहां जाए, हम जाए, हम तो तैयार हैं हमेशा। मैं कहता हूं मेरा नाम उत्तम भाई पहला लिख लो आप। जेल जाने की बात है, मैं सबसे आपके आगे रहूंगा। तो अब यहाँ 5 हाथ थे, 5-10 हाथों से कुछ होने वाला नहीं। आप देखिए आज आर पार की लड़ाई लड़ने की स्थिति है। आर पार की लड़ाई या तो ये लोकतंत्र रहेगा या ये लोग रहेंगे। जो लोकतंत्र को एक तरह से ताले में बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम जब तक चुनौती खड़ी नहीं करेंगे, ठीक है कि महायात्रा निकाले और यात्राएं पानी की लकीर हो जाती है, बहुत सारी हमारी यात्राएं, एक्शन के बिना कोई यात्रा सफल नहीं होती। एक्शन होगा तो ही कुछ होगा। आज कॉर्पोरेट्स और कम्युनिस्ट दोनों ने हाथ मिला लिया। कॉर्पोरेट्स और सांप्रदायिकता का इतना गठजोड़ बन चुका है कि आप तो सांप्रदायिकता फैलाते रहो और हम अपना राज बढ़ाते रहे, आर्थिक राज बढ़ाते रहे। और वो देख लीजिए आप, एक चीज बची है क्या? एयरपोर्ट्स का निजीकरण कर दिया गया। बीमा सेक्टर जो सबसे ज्यादा जनता को राहत भी दे रहा था और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा पूंजी का स्रोत था, उस पर शिकंजा बढ़ रहा है, बैंक्स पर बढ़ रहा है। जब बैंक किसी जमाने में प्राइवेट होते थे, उनका किया गया सार्वजनिकरण, अब फिर से उनका निजीकरण उस तरफ पर। रेलवे बढ़ रही है, रेलवे का निजीकरण। कौन सी चीज छोड़ने वाले हैं? देश का अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है, ये पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की स्थिति आ जाएगी। राजनीतिक गुलामी फिर कोई सोच ही नहीं सकता कि राजनीतिक गुलामी नहीं रहेगी। आर्थिक गुलामी आएगी, राजनीतिक गुलामी उसके साथ साथ जुड़ी हुई है। अंग्रेजी राज में भी यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर शिकंजा कसा और ब्रिटेन का पूरी शासन व्यवस्था यहाँ संचालित हो गई। तो अब फिर से एक तरह से गुलामी की तरफ बढ़ चुके हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब तो हम कम से कम आजादी की लड़ाई शुरू करें। और जो बात ये उठी है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये नई आजादी की लड़ाई है। तीसरी कहे, दूसरी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन नई आजादी की लड़ाई है। और नई आजादी के सैनिक अगर हम नहीं बने तो हमारे साथ में गांधी शब्द लगाना बंद करें कि हम गांधी को मानते हैं, गांधी विचार को मानते हैं। कल से ही शुरू करें। लोगों में चेतना की बात तो है, लेकिन यहाँ से मंच से, सबसेवा संघ से अगर ये प्रोग्राम नहीं निकला, समयबद्ध कार्यक्रम नहीं निकला, तो कुछ होने वाला नहीं है। और अब तक मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, कोई भी सबसेवा संघ से एक्शन प्रोग्राम नहीं निकला। 10-12 साल से एक घूमने फिरने का तो ठीक
मिलाकर आज जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने लोकतंत्र को बचाने की, क्योंकि न्यायपालिका तो बड़ा हिस्सा होता है लोकतंत्र का, उसका हाल आ भी चुका है, सब जानते हैं क्या बन गई है। मीडिया जो लोकतंत्र का हिस्सा होता है उस पर किस तरह से शिकंजा कसा हुआ है। चुनाव आयोग जिस तरह से बना दिया गया है, सारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन सब पर शिकंजा कससे अब आम आदमी को कसने की तैयारी है, क्योंकि आम आदमी कुछ बोले तो आवाज ही नहीं आए। हम तो कहते हैं उत्तम भाई जी सत्ता के सामने भी खड़े होंगे और ये भ्रष्ट व्यवस्था है, जैसे मीडिया है, मीडिया जिस तरह से इनका बना हुआ है उनके खिलाफ भी हम जाए। दिन भर जो मीडिया आप देखिए, कुछ एक उनको हम देख रहे हैं बस अभी कुछ एक मीडिया का तो ये हाल है कि दिन भर सांप्रदायिकता फैलाता रहता है। जो चैनल से दिन भर सांप्रदायिकता फैलाएंगे, हम जाएं उनको प्रतीक बनाए। किसी दिन हम जाएं उनके हेड ऑफिस के सामने 150 लोग जाकर खड़े हो। किया था किसी जमाने में दूरदर्शन जब ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का वो करता था, उस समय दूरदर्शन ही था, हम लोगों ने सत्याग्रह किया था दूरदर्शन के सामने। हाँ, वो सारी चीजें एक्शन वाली कार्यक्रमों की बात है। अब आप कह रहे हैं समय, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम लोग यहाँ से कार्यक्रम बना कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग चाहे तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जो नया आवास बन रहा है प्रधानमंत्री का, उसमें स्विमिंग पूल भी जरूर होगा। और हम भारत की जनता को ये आह्वान कर सकते हैं कि वो उस परिसर आवास में जो स्विमिंग पूल है उसमें डुबकियां लगाने के लिए, तैरने के लिए तैयार है। ये अगर हम कर सकेंगे, लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास जगा सकेंगे, तो वो हमारी भूमिका होगी।